आपको बता दें, बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल में ड्रग्स कांड के आरोपी का पुलिस ने निकाला जुलूस। यासीन के चाचा शाहवर का बुधवारा इलाके से निकाला जुलूस, उसके मोहल्ले से ही निकाला जुलूस। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कांड के तार राजस्थान से जुड़े मामले की जांच जारी। जांच में कई और चेहरे उजागर होने की उम्मीद। सोनभद्र ओबरा पुलिस द्वारा चोरी के प्रकरण में कबाड़ व्यवसायी सहित 2 अभियुक्त व 3 नाबालिगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। मौके से चोरी की गई 143 किलो तांबा, मोटर बेंडिंग तांबे का तार व 120 किलो एल्यूमिनियम का तार, कुल अनुमानित कीमती करीब 2 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो कीमती 8 लाख रुपए बरामद की गई। शुक्रवार को मुखबरी के सूचना पर समय करीब 6:30 बजे सुबह चौपन रोड बिल्ली चढ़ाई से गिरफ्तार किया। चोरी किया गया 143 किलो तांबा, मोटर बैंडिंग तांबे का तार व 120 किलो एल्यूमिनियम का तार, कुल अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो नंबर UPA 2R7941 कीमत 8 लाख रुपए बरामद हुआ। घटना संबंधित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि रात हम लोगों ने डाला मोड़ से आगे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान की छत सीट काट कर तांबे का तार चोरी करके कबाड़ व्यवसायी सुनील कुमार अग्रहरी की दुकान पर बेचा था। मुखबिर की सूचना पर कबाड़ व्यवसायी सुनील अग्रहरी को स्कॉर्पियो वाहन से चोरी का खरीदा हुआ तांबे का तार कुल वजन करीब 143 किलो तथा एल्यूमिनियम कुल वजन 120 किलो विक्रय हेतु वाराणसी ले जाते समय बिल्ली चढ़ाई के पास से गिरफ्तार कर बरामद किया गया। इसके संबंध में थाना ओबरा में पादी सुमंत मौर्य द्वारा थाने में अपनी दुकान हुई भीषण चोरी के बारे में प्रार्थना पत्र दिया गया था। कबाड़ व्यवसायी सुनील कुमार अग्रहरी पुत्र स्वर्गीय काशीनाथ अग्रहरी निवासी भलुआ टोला उम्र 22 वर्ष, दीपक कुमार उर्फ मोखी पुत्र लालजी निवासी बिल्ली को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने उप निरीक्षक राम सिंह यादव, राजेश दुबे, उप निरीक्षक रामलोचन लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर नारायणपुर क्षेत्र के छोटा मिर्जापुर गांव का ट्रांसफार्मर महीने के अंदर 3 बार जल गया। इससे पूरा गांव कई दिनों से गर्मी से परेशान है। दिन तो कट जाता है, रात बिताना मुश्किल होता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले का जो ट्रांसफार्मर लगा था काफी चला था, उसके बाद स्टोर से आने वाले ट्रांसफार्मर लगते ही जल जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग को बार-बार सूचना दी गई, लेकिन अभी तक नया ट्रांसफार्मर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही है। किसान भी चिंतित हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो वे सामूहिक प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। आइए ग्रामीण के कुछ लोगों से बात करते हैं। हम लोग का जो है यहाँ पर ऐसे हम लोग बहुत परेशान है लाइन से। ये तीसरा बार हो गल, चौथा अब लगे वाला है। 1.5 महीना के अंदर में हम लोग इतनी परेशान है कि रो देते हैं आदमी। कितने दिनों से ये ट्रांसफार्मर बिगड़ा है? ये जब से आया एक हफ्ते से जला हुआ है और 3-4 बार हमने कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जय साहब एक बार फोन उठाए, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ है तो वहाँ है, ऐसे ऐसे बात कीजिए, बस यही कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई सदस्य नहीं आवत है कि यहाँ देख लें कि यहाँ खम्मा में आप देख सकते हैं हमारे में लाइट भी उतर रहा है। हमने इसका भी कंप्लेन किया और इसका भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इतने परेशान हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, काम इतना ओवरलोड हो जा रहा है कि बच्चे स्कूल में खूब मरा उड़ा रहे हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, रात भर ले लेकर पंखा डुला रही हैं हाथे से औरतें, तब भी नहीं आराम मिल रहा है। और पिछले 1 हफ्ते से हम लोग परेशान हैं, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। जेई साहब के यहाँ से क्या आदेश आया आप लोग? जेई साहब एक दिन कहे कि एक 24 घंटे में 48 घंटे में आप लोग का आ जाएगा, उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं।
हेल्पलाइन जो आती है, हेल्पलाइन पर मैंने बात किया, लखनऊ बात किया, वहाँ से कहा गया कि आपको 48 घंटे के अंदर आ जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। आप जेई महोदय से संपर्क कीजिए। जेई महोदय से हमने संपर्क किया, जेई महोदय फ़ोन ही नहीं उठाते। खबर बड़वानी से है। देश की गुलामी के दौरान विदेश से आए ईसाई मिशनरियों ने बिहार में हजारों वनवासी व आदिवासी भाई बहनों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें ईसाई बना दिया था। इस समय भगवान बिरसा मुंडा ने हाथों में भगवा ध्वज लेकर अलग जगाया। तब भगवान बिरसा मुंडा ने कहा कि हमने भगवान श्री रामचंद्र को भोजन करवाया व वनवास काल में उनकी सेवा करने वाले निषाद राज हमारे समाज के थे। निषाद राज ने केवट राज से कहकर उन्हें गंगा पार करवाया था। भगवान बिरसा मुंडा ने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प के साथ उस समय ईसाई बन चुके हजारों परिवारों की घर वापसी करवाने का साहसिक कार्य किया था। शिव पंथ के अनुयायियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलकर आदिवासी समाज के बीच चलाए जा रहे नशा मुक्ति, धर्म जागरण व समाज सुधार के सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उक्त बात बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने पार्टी के कतार माता मंदिर में आयोजित शिव पंथ परिवार की मासिक बैठक के दौरान कही। आगे उन्होंने कहा कि मुझे बाबा महाकाल की सेवा के अलावा पार्टी क्षेत्र में पहाड़ों के बीच जनजाति व वनवासी समाज के सेवा करने का सौभाग्य मिला है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि शुक्रवार को देर शाम 6:30 बजे प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल पार्टी के कतार माता मंदिर पहुंचे। इस दौरान जिलाध्यक्ष अजय यादव ने स्वागत भाषण हेतु कार्यकर्ताओं से संगठन के कार्यों को मजबूती प्रदान कर शासन की प्रत्येक जन हितैषी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को दिलवाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का बखान किया तथा शिव पंथ के प्रमुख पहाड़ सिंह महाराज शांतिलाल गंगवाल व अनेक अनुयायियों ने शिव पंथ के इतिहास व शिव पंथ द्वारा आदिवासी समाज के बीच चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान, धर्म जागरण, जन जागरण तथा अन्य समाज सुधार के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के पश्चात एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कातर माता मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का संचालन वर्मा सोलंकी द्वारा किया गया व आभार संतोष पाटीदार द्वारा माना गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, अंतर सिंह पटेल, महामंत्री अनूप शिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, भगवती प्रसाद शिंदे, पार्टी मंडल अध्यक्ष संजय वर्मा के अलावा जिले के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी मंडल अध्यक्ष पटेल पुंजारा तथा सैकड़ों की संख्या में शिव पंथ परिवार के अनुयायी मौजूद रहे। शाजापुर में अतिवर्षा, बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के उद्देश्य को लेकर कलेक्टर रिजू बाफना ने पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अतिवृष्टि से प्रभावित हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाने के साथ आपदा के समय राजस्व सीमाओं में बहने वाली प्रमुख काली सिंध, नेवज, लखुंदर, पार्वती, चिल्लर नदियों तथा नाले एवं उनसे प्रभावित होने वाले ग्रामों व अतिवर्षा से प्रभावित होने वाले मार्ग व पुल पुलिया पर सुरक्षा को लेकर प्रभावी रणनीति बनाई है। इसके लिए कलेक्टर रिजू बाफना ने सभी जिलाधिकारियों को ड्यूटी लगाई है और विभिन्न स्तरों पर संचालित कंट्रोल रूम, तहसीलों, जनपदों व प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों के पटवारी, सरपंच एवं सचिवों के दूरभाष नंबरों की संक्रमित पुस्तिका को दिया गया, जिससे कि नदियों से बाढ़ व आपदा की स्थिति में अधिकारी इस पुस्तिका के माध्यम से संपर्क कर तत्काल पर बचाव व राहत प्रारंभ हो सके। इसी उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। अतिवर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो समस्त हमारे जो अमला है, राजस्व अमला है, ग्रामीण विकास का अमला है, शहरी अमला है, उनको एक्टिवेट करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और समस्त निकायों को भी ये बताया गया है कि अपने क्षेत्र में जितने भी पानी भराव की क्षेत्र हैं वहाँ पर निरीक्षण कर वहाँ पर गाद अगर इकट्ठा हो रखी है नालों में वो साफ़ सफाई करवा लें और अगर कोई स्थिति ऐसी बाढ़ की निर्मित भी किसी क्षेत्र में होती है या फिर रास्ते कटते हैं तो हमें सूचित करें और सेफ जगह पर पहुँचे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो रास्ते हैं हमारे, अगर वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, नदी नाले उफन जाते हैं तो कृपया उसको क्रॉस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इसमें जनहानि भी हो जाती है। तो और यही बात हमने अपनी बैठक में भी बोली है और बसेस के संचालकों को भी निवेदन किया है कि इस तरह का कोई बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है नदी नालों को क्रॉस करने का, और लोग भी नहीं करेंगे तो उससे जनहानि की स्थिति नहीं बनेगी। खबर सोनभद्र से आ रही है। दर्जनों कांवरियों का जत्था देवघर के लिए हुआ रवाना।
हर हर महादेव और बोल बम के उद्घोष से गूंजा चौपन बस स्टैंड। पवित्र सावन माह में चौपन नगर से कांवरियों का एक जत्था शुक्रवार को बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। देवघर के लिए निकलने से पूर्व कांवरियों ने उत्साह पूर्वक अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया और कैलाश मंदिर स्थित शिवालय और मां दुर्गा व बजरंग बली के आगे माथा टेककर सफल तीर्थ यात्रा की कामना की। चौपन से रामकुमार सोनी, रामेश्वर सोनी और राहुल चौरसिया के नेतृत्व में हर हर महादेव और बम बम भोले के उद्घोष करते हुए सुरक्षित बस से रवाना हुए। कांवरियों में महिलाओं और युवाओं की टोली दर्जनों की संख्या में शामिल है। संतोष कुमार ने बताया कि हम सभी सोमवार को बाबा बैद्यनाथ धाम में जलार्पण करेंगे। शुभम चौरसिया ने बताया कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी देवघर के लिए दर्जनों की संख्या में कांवरियों का ये जत्था गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए देवघर के लिए रवाना हो रहा है। इस दौरान कृपा शंकर पांडे ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा से सभी कांवरियों की यात्रा सफल हो और वे कुशलता पूर्वक बाबा का दर्शन कर वापस नगर लौटे। सपा नगर अध्यक्ष सुरेश सोनी सभी कांवरियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी बम की निष्ठा और भक्ति सराहनीय है। कांवरियों ने बताया कि वे बाबा से अपने और गांव परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। बम जी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सुल्तानगंज जाते हैं, पहले वहाँ जल भरते हैं, जल भर कर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए हम लोग कांवड़ लेके चल जाते हैं। हम लोगों का बम साथ 15-20 लोग हैं। पैदल यात्रा होता है। कितने दिन का यात्रा होता है? लगभग 6 दिन लगता है घर से निकल के और घर आने तक। घर तक पैदल में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बाबा शासन के पास प्रशासन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। शासन प्रशासन से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बम जी का नाम है सुल्तानगंज बम। बम जी आपका परिचय? राहुल कुमार चौरसिया, चौपन से। चौपन से। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोल बम। कितने सालों से जा रहे हैं? 19-20 साल से। रास्ते में कोई परेशानी या कोई परेशानी नहीं होती। आप लोग महादेव से खुश हैं? बहुत खुश हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं से? बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। क्या है? बम जी आपका परिचय? शुभम चौरसिया। शुभम चौरसिया जी, आपको किस नाम से जाना जाता है? इनको मोदी बम से मोदी बम के नाम से जाने जाते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? मेरा 9 साल है। 9 साल है। 9 साल से जा रहे हैं। पैदल ही जाते हैं? पहले जाते हैं। वहाँ जाने से आपको शांति मिलती है? शांति मिलती है। और आपको क्या अनुभूति होती है? सब शांति होती है, आनंद होते जाते हैं हम लोग। आनंद लेने जाते हैं कि प्रभु के गुण में उसमें जाते हैं? गुण पे जाने आनंद लेने नहीं जाते हैं। और सुल्तानगंज में जल भरते हैं, पैदल करते हैं, गाँव बोलबम करते करते सुल्तानगंज लोग बाबा धाम पहुँचते हैं। कितने दिन का यात्रा है आपका? एक 2.5 दिन में पहुँच जाते हैं हम। 2.5 दिन में पहुँच जाते हैं। तो आप बाबा का प्रसाद भी लेते हैं कि भभूति से काम चल जाता है? कुछ नहीं, नशा में कोई नहीं। हाँ, नशा बाबा जी का। बम जी आपका परिचय? संतोष देव पांडे नाम है मेरा, अवकाश नगर में घर है सब। आप लोग की तैयारी कितने जत्थे में जा रहे हैं आप लोग? करीब हम लोग 30 से 35 आदमी हैं। एक टीम है हम लोग की पूरा, हर साल का टीम है। हर साल जाते हैं? जी। इसकी क्या पवित्रता है? किस लिए बोलबम जाते हैं और कौन सा धाम जाते हैं? कृपा से जाते हैं हम लोग। सुल्तानगंज से जल चढ़ाते हैं, श्रद्धा है, जाते हैं। 2009 से हम जा रहे हैं। सावन में जी। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जिले में खाद की समस्या लगातार देखी जा रही है, जिसको लेकर मुरैना जिले की जौरा तहसील में आज जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के साथ किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा तहसील प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि किसान को समय पर खाद मिलना चाहिए एवं खाद की कालाबाजारी रुकनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी नहीं सुधारी गई तो हम सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। वहीं जौरा विधायक पंकज उपाध्याय और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जौरा एसडीएम प्रदीप तोमर को दिए गए ज्ञापन में भी ये कहा गया है कि खाद के काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए एवं शनिवार एवं रविवार को भी खाद बिक्री होना चाहिए, जिससे खाद लेने में सहूलियत मिल सके। जौरा विधायक पंकज उपाध्याय ने पूर्व विधायक सूबेदार सिंह सिकरवार पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पहले केरोसिन राशन माफिया थे और इन माफिया द्वारा तहसील प्रांगण के सामने अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया गया है, जो कि नियम विरुद्ध थे। ये बात मैंने विधानसभा में भी लगाई की और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार
जौरा के किसान सुबह 4 बजे आते हैं और 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन तक उन्हें खाद नहीं मिल रही। एक ये बात रटी रटाई है कि अभी रेक नहीं आया है, रेक आने वाला है, जल्दी आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। कालाबाजारी का क्या मामला? हम लगातार मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, एडीएम साहब से बात करी और शीर्ष मंत्रियों को पत्र लिखे, लेकिन आज तक जो कालाबाजारी हो रही है उसके बारे में कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। अखबारों में आप लोगों ने भी जिस तरीके से इस खबर को चलाया इसके लिए भी आपको धन्यवाद, लेकिन इन लोगों ने करना कालाबाजारी बंद करी। इस कालाबाजारी के लिए कौन दोषी है, ये लोग आपको सबको पता है। जो लोग लंप माफिया हुआ करते थे, मिट्टी का तेल बेचा करते थे, अब वो और उनके परिजन ही इस खाद को बेचने के काम में संलग्न है। कि जिस तरीके से सरकारी खाद उनके मकानों से और उनके लोगों के द्वारा पर्चियों के माध्यम से बट रहे हैं, वो देख सकते हैं। जो DAP 1200 रुपये मिलना चाहिए थी, वो 2000 रुपये की मिल रही है, इनके दलाल बेच रहे हैं। जो यूरिया 250 मिलना चाहिए था, वो 500 मिल रहा है, इनके दलाल बेच रहे हैं। मेरा आह्वान पूरी जौरा की जनता से कि पहले आपने खाद्य माफिया, जो खाद खाने की चीज़ों के माफिया हुआ करते थे, राशन माफिया हुआ करते थे, उनको उखाड़ फेंका और हम जेल नहीं पहुंचा पाए लोगों को, लेकिन जल्दी जेल पहुंचाएंगे। हमारे महेश मिश्रा जी कई वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को मैंने संकल्प लिया है कि आगे लेके जाऊंगा। इसी तरीके से इस खाद की लड़ाई को, जब तक मेरे एक किसान भाई को, मेरी किसान बहन को खाद नहीं मिल जाता, जब तक इस कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये लंप माफिया कौन है और ये किसान आप बता रहे हैं कि घर से ही पर्चियां कट रही हैं, किसके घर से पर्चियां कट रही हैं? ये आपको ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको पता है, लेकिन आप चला नहीं पाते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो यहाँ से पूर्व विधायक हुआ करते थे उन्हें राशन माफिया कहते थे। तो आकाश भाई आपको जानकारी के लिए और फिर से एक और जानकारी के लिए कि खाद माफिया भी इनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं और आप पता लगा लेना। और एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पे चला था कि किस तरीके से इन्होंने कहा था, एक हमारी बहन पहुंची थी कि शराब बंद कराओ, तो इन्होंने कहा कि शराब के तो मेरी दुकानें चल रही हैं, मैं बेच रहा हूँ गली गली में 2 नंबर की शराब, तो मैं कैसे बंद करा दूँ। तो आज जो एक खाद बिक रही है, वो खाद भी 2 नंबर की इनके ही लोग बेच रहे हैं, इनके रिश्तेदार बेच रहे हैं, इनके दलाल बेच रहे हैं। और मैं चुनौती देता हूँ इनको कि अगर इन्होंने ये खाद 2 नंबर की बिकाना बंद नहीं करी और हमारे किसानों को लूटना बंद नहीं किया, तो इस लड़ाई को बहुत ताकत से लड़ा जाएगा। जनता ने आपको बहुत बुरी तरह नकारा है। आप ऐसा कोई काम नहीं करें कि आपको फिर से जनता मुंह पटक जवाब तो देगी, लेकिन आपका मुंह नहीं देखेगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं आप पत्रकार साथियों से भी निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा आप भी पत्रकारिता का धर्म का निर्वहन करते हुए, बाहर दुकानें बनी हैं, ये बाहर दुकानें किन की बनी, ये पूछिए जाके उन लोगों से, कि आप पूछिए प्रशासन से जाके कि बाहर इतनी दुकानें बना दी, ये दुकानें किसने बनाई थी, ये दुकानों पे किसने अतिक्रमण किया है, ये ज़मीन पे क्या दुकान बन सकती थी क्या? या क्या कलेक्टर और SDM को, तहसीलदार को नहीं दिख रहा कि यहाँ पर जो दुकान शासकीय दोनों तरफ, एक तरफ शासकीय अस्पताल है और एक तरफ SDM कार्यालय है, उनके बीच में निजी दुकानें निकली आई और आपने दुकानें बना दी? कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने विधानसभा में प्रश्न भी लगाया इसका, लेकिन मुझे मालूम है कि जिस तरीके से आप घिसा पिटा जवाब दोगे, तो पुनः एक बार फिर से पंकज उपाध्याय कह रहा है, जो कहता है वो करता है। किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जान चली जाए, चाहे खून बह जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ने कृषकों के साथ एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खाद की समस्या के संबंध में दिया है। तो यह मैं कहना चाहूँगा कि ज़िले में अभी ऐसी कोई खाद की संकट नहीं है। खाद हर 1-2 दिन में रैक आ रहे हैं और जैसे ही रैक आता है, जितना खाद मिलता है उस हिसाब से बांटा भी जा रहा है। विगत वर्ष की तुलना में इस बार खाद की 200 टन जौरा तहसील में ज़्यादा खपत हुई है। मतलब पिछले साल 700 टन खाद आज दिनांक तक बटा था, इस साल 900 टन बढ़ चुका है, पहले से ज़्यादा बटा है। अब कुछ अव्यवस्थाएं बताई हैं, तो कलेक्टर महोदय द्वारा वैसे ही काउंटर बढ़वा दिए गए हैं। सोमवार से 3 काउंटर पर खाद बटेगी। लाइन वाला सिस्टम है, तो लाइन में तो यह है कि चूँकि आधार कार्ड कलेक्ट करने के लिए लाइन लगती है, वो आधे 1 घंटे में लाइन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद सबको टाइम दिया जाता है, उस टाइम से वो खाद की पर्ची कटवा के खाद लेते हैं। तो लाइन मात्र 1 घंटे के लिए यहाँ पे लगती है। और बाकी कुछ समस्या उन्होंने बताई, डीलरों के यहाँ प्राइवेट में ब्लैक से खाद बिक रहा है। तो कलेक्टर महोदय द्वारा 3-4 दिन पहले ही हम लोगों को निर्देशित करा था। हमने खाद का प्राइवेट दुकानों पर सत्यापन भी करा है और मैंने कहा है विधायक जी से कि कोई भी किसान को अगर ज़्यादा रेट पर कोई प्राइवेट दुकानदार खाद दे रहा है, उसकी सूचना वो किसान मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे मुझे देगा, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई कराऊँगा।
कुछ किसानों ने ये भी आरोप लगाए हैं सोसाइटी संचालक खुद वहाँ से कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ मामला आया है सामने? अभी की बात करें तो 3 दिन पहले जो खाद आया था, 2 दिन पहले 60 टन खाद मिला था, उसमें 900 बोरी करीबन बढ़ चुकी कल तक। आज करीबन 350 बोरी लगभग इनके पास बकाया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कालाबाजारी हो रही थी, तो ऐसा कुछ संज्ञान में आया नहीं है। रिमझिम फुहारों के बीच निकली प्रदेश की सबसे बड़ी कावड़ यात्रा। अहिल्या घाट पर 108 लीटर दूध से हुआ था नर्मदा का दुग्धाभिषेक। संतों की बाड़ी ने धर्मसभा में दिए उपदेश। गत 16 वर्षों से महिष्मती बोल बम कावड़ यात्रा संघ के तत्वाधान में परंपरागत कावड़ यात्रा की शुरुआत शनिवार को महेश्वर के अहिल्या घाट से हुई। सुबह कावड़ यात्रा के संयोजक एवं क्षेत्रीय विधायक राजकुमार मेव ने अपने दोनों पुत्र युवराज मेव एवं यशराज मेव के साथ मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात 108 लीटर दूध से मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक उपस्थित आचार्यों के सानिध्य में संपन्न हुआ। मां नर्मदा एवं भगवान शिव की महाआरती के पश्चात धर्मसभा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के अवधूत संत टंटा भरी सरकार कोपची के पूर्णानंद जी महाराज, पंडित सचिन शर्मा के साथ द्वारकादास जी बापू महाराज ने उपस्थित कांवड़ यात्रियों को संबोधित किया। धर्मसभा के उपरांत मंच पर उपस्थित संतों ने यात्रा संयोजक एवं विधायक राजकुमार मेव को कांवड़ सौंपी। महेश्वर की अहिल्या घाट से हजारों की संख्या में कांवड़ यात्रियों ने बोलबम के जयघोष के साथ विधायक मेव के साथ कांवड़ उठाए। धर्मसभा के समापन के उपरांत ही रिमझिम फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया। कांवड़ यात्री अपनी कांवड़ कंधे पर लेकर रिमझिम फुहारों में निकल पड़े। ज्ञात हो कि यात्रा सोमवार को ओंकारेश्वर पहुंचेगी, जहां कांवड़ यात्री भगवान ममलेश्वर एवं ओंकारेश्वर का जल अभिषेक करेंगे। लगभग 75 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ कांवड़ यात्रा का स्वागत किया गया। किन उद्देश्यों को लेकर इस बार कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है? महेश्वर विधानसभा के आमंत्रण के लिए। कितने किलोमीटर की यात्रा है ये? लगभग 75 से लेकर 80 किलोमीटर। इस बार राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष को लेकर यात्रा निकाली गई थी, ऐसा उद्देश्य सामने आया था, तो इसमें मुख्य क्या है? इसके 5 बिंदु दे रखे हैं। सर्वप्रथम तो वृक्षारोपण, स्वदेशी अपनाओ और समरसता का भाव रखो। इसमें के 5 कल कब जल अर्पण होगा? सोमवार को सुबह जल अर्पण होगा। इस बार संख्या कितनी है? संख्या तो आप लोग देख रहे हैं, मैंने तो पूरी कावड़ देखी नहीं है, पर ये कहने वाले कह रहे हैं कि 10,000 के आसपास है। बोल सोनभद्र के वन प्रभाग ओबरा द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत ओबरा रेंज में ग्राम पंचायत वैरपुर टोला टेढ़ी टेन के कंपोजिट विद्यालय में सहजन भंडार का आयोजन किया गया। सहजन भंडार में ग्रामवासियों और बच्चों को सहजन के गुण के बारे में विस्तार रूप से बताया गया। सहजन भंडार में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान वैरपुर सुमन देवी व वन विभाग द्वारा किए जा रहे विनिकिप कार्यों के बारे में गांव वालों को अवगत कराया गया। क्षेत्र वन अधिकारी ओबरा रेंड नीरज कुमार श्रीवास्तव वृक्षारोपण महाअभियान एवं एक पेड़ मां के नाम विचारों की जानकारी देते हुए ग्रामवासियों से अधिक संख्या में सहजन एवं अन्य प्राकृतिक के पौधे रोपण एवं उनका संरक्षण करने का आह्वान किया गया। सहजन भंडार के सहजन के पौधे का वितरण किया गया। इस अवसर पर वन स्टाफ एवं सैकड़ों ग्रामीण बच्चे उपस्थित रहे।
ख्यालीराम प्रकृति को दुल्हन बनाने का अनोखा कार्य किया। अपनी मित्र मंडली के साथ लगाए 1.25 लाख पौधे। संकल्पित है 51 लाख पेड़ पौधे रोपण करने के लिए। सनावद शहर के समीपस्थ ग्राम ढसगांव के युवा प्रतिदिन सैकड़ों पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। हरियाली अमावस्या के दिन संत श्री सियाराम बाबा स्मृति उपवन ग्राम पंचायत कातोरा में ख्यालीराम मित्र मंडली ने 511 पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण में गायत्री परिजनों सहित पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे। बड़वाह विधायक सचिन बिरला एवं जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता दिनेश साथ ने तरुपुत्र ख्यालीराम सेजगाया को सम्मानित करते हुए उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया। ख्यालीराम ने बताया कि अभी तक अपने खर्च से 1.25 लाख पौधे लगा चुके हैं। 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में साथियों के सहयोग से प्रतिदिन हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। शनिवार को खंडवा जिले की 40 स्कूलों में 7500 पौधों का रोपण करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा आज पर्यावरण संतुलन हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए, जिससे प्रकृति व जीवन का संतुलन बना रहे। ढसगांव के पर्यावरण प्रेमी युवा विगत 9 वर्षों से निस्वार्थ भाव से पौधारोपण कर क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली रहे के मार्ग पर अग्रसर हैं। ग्रामीण को पौधे लगाने एवं उन्हें बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों को प्राकृतिक पर्यावरण के लिए प्रेरित जागरूक भी कर रहे हैं। ख्यालीराम के इन प्रयासों की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। संकुल केंद्र चिचगोन, जिसमें करीब 42 स्कूलों में यह एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाना है। ढसगांव के भैया ख्यालीराम जी ने इस एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए उनके स्वयं के खर्च से इस यहाँ संकुल में 1100 पौधे उपलब्ध कराएं। यह सभी पौधे इस संकुल के 42 स्कूलों में लगाने जाएंगे, जो लगाकर उसे पानी देकर बड़ा किया जाएगा और इस पर्यावरण बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शातिर गिरोह के बदमाश गिरफ्तार। 1 दर्जन दोपहिया वाहन जब्त। फाइनेंस कराकर करते हैं चोरी। पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो वाहनों को फाइनेंस कराकर उसको चोरी कर उसे बेच देते थे। इनके पास से 1 दर्जन महंगे दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने खरीदारों को भी आरोपी बनाया है। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जिवाजीगंज पुलिस ने नागदा में रहने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ मिलकर महंगे वाहन फाइनेंस कराकर कुछ दिनों बाद उसे चुराकर अन्य लोगों को बेच देते हैं। पूछताछ में इन्होंने 34 वाहन फाइनेंस कराने की वारदात करना कबूल किया है। इनके पास से 1 दर्जन दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पकड़े गए सभी बदमाशों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की खास रिपोर्ट। जो वाहन चोर पकड़ा है, कितने सदस्य से पकड़ा, क्या चोरी की? एक महंगी गाड़ियों का वाहन चोर और धोखाधड़ी गिरोह हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मृत व्यक्तियों के नाम से या कमज़ोर तबके के लोगों के नाम से या शराबी व्यक्तियों के नाम से वाहन को फाइनेंस कराते थे फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स के साथ मिलके। उसके बाद उसको किसी अन्य व्यक्ति को कम दामों में बेच देते थे और उसके कुछ दिन बाद ही उस वाहन को उस फरियादी के यहाँ से चोरी कर लेते थे। ये रतलाम, बदनावर, धार, उज्जैन, महिदपुर, नागदा इन क्षेत्रों में ऑपरेट करते थे। ऐसे 34 वाहनों का इन्होंने फाइनेंस कराया और उनको बारी बारी से अलग अलग जगह पर बेचा है। आज हमने 13 वाहनों का भी इसमें जब्त किया है, जिनकी कीमत करीब 19 लाख रुपए है और 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। इमरान, जावेद, मोन्टू और जीशान, ये चारों नागदा के रहने वाले हैं और इनके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा अपराध हैं। ये संगठित अपराध और एक सामाजिक अपराध भी है, क्योंकि इससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका NPA भी बढ़ता है और उनकी जो मूल है उसमें भी कमी आती है। अभी अन्य बाकी 21 वाहनों के लिए हमारी टीम लगी हुई है और उसमें शीघ्र अन्य सभी वाहनों को भी बरामद किया जाएगा। इसमें जो क्रेता हैं, जिन्होंने वाहनों को कम दामों पर ख़रीदा है, उनको भी आरोपी बनाया जा रहा है और जो एजेंट्स हैं जिनकी उसमें मिलीभगत पाई जाती है, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर जिले के थाना अवंतीपुर बड़ोदिया के अंतर्गत ग्राम अमस्या खेड़ी में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस व FSL टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की गुरुवार शाम को 45 वर्षीय संतोष बाई पत्नी भैरू सिंह की मृत्यु के मामले में उनके बेटे ने हत्या का आरोप लगाया है।
मामले में परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार संतोष बाई के परिवार में उनके पति और पुत्र रहते हैं। वहीं पति की मंदबुद्धि है, महिला के सिर पर चोट के निशान हैं और गला दबाने के भी निशान मिले हैं। मामले में फॉरेंसिक जांच, फिंगरप्रिंट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो जाएगा। प्रथम दृष्टि में यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में रहने वाले वर्मा परिवार का आपस में पिछले 5 साल से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका अभी आपस में कोई बंटवारा भी नहीं हुआ है। फरियादी का देवर सुरेश वर्मा द्वारा फरियादी की सास को लेकर अपने घर चला गया और सास की आड़ में सुरेश खुद की ही भाभी को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए परेशान करने लगा, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा MIG थाने में की गई है। दरअसल इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में रहने वाली अंजू वर्मा अपने परिवार के साथ पिछले कई सालों से शिव शक्ति नगर में निवास करती आ रही है। पिछले कुछ साल पहले पति का देहांत हो जाने के बाद से पति के दोनों भाई अपनी भाभी और उनके परिवार को प्रॉपर्टी के लिए परेशान कर रहे हैं। वहीं अंजू वर्मा की टॉयलेट के पास देवर सुरेश वर्मा भी टॉयलेट बना रहा था, जिसमें अंजू वर्मा द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई, मगर दादागिरी करते हुए देवर सुरेश ने अंजू वर्मा की टॉयलेट तोड़ डाली, जिसके बाद सुरेश वर्मा, कृतिका वर्मा, तुलसा वर्मा, प्रमोद वर्मा ने आकर अंजू वर्मा और उनके बेटे पर फावड़े से हमला कर घायल कर दिया। वहीं अंजू वर्मा ने पूरे मामले की शिकायत MIG पुलिस को की, जहां पुलिस ने सुरेश वर्मा और अन्य खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फरियादी अंजू वर्मा ने आरोप लगाया है कि मकान का नामांतरण पर मेरे पिता की फोटो की जगह किसी और का फोटो लगाकर उनकी फर्जी साइन करके मकान का नामांतरण भी करवा लिया है। वहीं पुलिस द्वारा जांच करने के बाद 420 की धारा में मामला दर्ज किया जाएगा। किस तरह का विवाद आपके परिवार में चल रहा है, कहाँ शिकायत करी है आपने? हमारा 5 साल से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है। इसकी MIG थाने को पूरी खबर है। MIG थाना खुद ही मतलब सब जानता है। क्या किस तरह का विवाद है? क्या विवाद प्रॉपर्टी विवाद है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। और वो हमारा देवर सुरेश वर्मा और सास को साथ में लेके, उनका सहारा लेके, और बस बोलते हैं कि हम तुमको भगाएंगे, ये घर से निकालेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? पता नहीं क्यों कर रहे हैं। पहले तो सब अच्छे से रहते थे, लेकिन अभी 5 साल से उन्होंने हमारा बहुत वो खराब कर दिया, रहना मतलब खाना पीना आराम कर दिया हमारा। तोड़ फोड़ करी है। और वहाँ पे वो लेट बात बना रहा था, लेकिन हमने उसको जरा सा भी मना नहीं करा, बस मना। और हमने हमारे बस साइड में सामने ऐसे हमने भी वहाँ पे निर्माण शुरू करा, और मैंने तो केवल 4-5 फीट ही गिराई, उनने तो मेरा पूरा जो निर्माण जो बन रहा था वो पूरा ही तोड़ दिया। मारपीट किसने किया? मारपीट तुलसा ने, सुरेश ने और कृतिका वर्मा नहीं, सुरेश ने और तुलसा ने, और ये है ना, इसमें कृतिका ने वीडियो बनाया। और जब मेरी ऊपर की लेट तोड़ने जा रहे थे ये लोग, तब है ना, मतलब मैं अब बचाव के लिए मैं ऊपर जाने लगी, तो सीमा और उसके मतलब उसका लड़का ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे हाथ ऐसे करके खड़े हो गए। किन लोगों के साथ मारपीट की? मेरी बहू के साथ में, मेरे बेटे के साथ में, केवल हम 3 ही जने थे घर, और मेरी बेटी बाहर से आई है तो वो खड़ी थी, तो उसको भी गाली गलौज करी। ये कहाँ का मामला, कौन सा क्षेत्र है ये? शिव शक्ति नगर का है, आप मकान नंबर 8 का, शिव शक्ति नगर। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने हमारी FIR करी है, अब देखते हैं उसका क्या होता है। अब आप क्या चाहते हैं इसके अंदर? हम ये हैं, अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कोर्ट में लगा रखा केस। अच्छा। हाँ,
बस कोर्ट का इंतजार है। हाँ, अरे ये घटना में हमारे साथ 3-4 बार हो चुकी है ऐसी घटना, जानलेवा हमला करते ये लोग हमारे साथ। क्या बोला है कार्रवाई करने का? पुलिस तो बोलते हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो और कोर्ट जाओ तुम। ये जिनने हमला करा वो कौन लोग हैं? सुरेश, मैं आपके रिश्तेदारों में कौन लगते हैं? वो मेरा देवर है सुरेश, और मेरे पति के मरने के बाद से ही वो परेशान कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंजू वर्मा है। MIG थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर मारपीट हो रही है जमीनी विवाद को लेके, क्या है प्रमाण? MIG थाना क्षेत्र में एक वर्मा फैमिली है, उसमें आपस में संपत्ति के विवाद को लेकर के आपसी मारपीट हुई है। उसमें दोनों पक्षों को थाने पे सुनवाई हुई है और सुनवाई के आधार पे उसमें वैधानिक कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है।